मैंने आपको एक चीज बताया था कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ऑर्बिट या कक्ष कहलाता है या कक्षा तल कहलाता है और इस पर डाला गया लंब ही अक्ष कहलाता है। दिमाग में से एक चीज फिक्स हो जाएगी कि आपके कि अक्ष का मतलब हो गया कक्षा तल पर 90 डिग्री, क्योंकि लंब है ये। अगर ये सेंस आपके दिमाग में आ जाएगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश अधिकतम कितने डिग्री के मापे जा सकते हैं तो अक्ष ही 90 डिग्री का होता है तो अधिकतम 90 डिग्री माप सकते हैं। बात समझ? ये तो रहा अक्ष और कक्षा तल। इसमें हमने आपको बताया था एक चीज कि अगर पृथ्वी के केंद्र पर अक्ष डाले या लंब डाले तो ये अक्ष कहलाएगा और 90 डिग्री का कोण होगा। पृथ्वी इस अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाते हुए अपना पोल बनाती है, इसीलिए हम मानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सवाल में एग्जाम में पूछ देता है पृथ्वी कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाएगी तो आप 23.5 मान के चले जाते हैं, जबकि 90 का बचा हुआ भाग होगा तो 66.5 डिग्री होता है। तो अक्ष अगर दिमाग में बैठ गया हो तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझ में आएगी। हाँ, क्या पढ़ना है वो ध्यान से समझिएगा। एक चीज जानिएगा कि जो अक्षांश होता है ये रेखा नहीं होती, लाइन नहीं होती। अक्षांश जो होता है वो कोण होता है, किसी भी डिग्री का कोण होता है। और ये किसका कोण होता है, कहाँ बनता है? किसी के कोण बनने में ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे कोई एंगल बनने के लिए आपको वर्टेक्स बनाना पड़ेगा, जिनमें आपका एक बेस लाइन होगी, एक कोई आपको आधार मानना पड़ेगा और दूसरी जैसे एक एल लाइन मान ले और एक एम मान ले। एल और एम के बीच की जो कोणीय दूरी होती है, जो डिग्री होती है, इसी के आधार पर मानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा टोटल कितने डिग्री का कोण होता है अक्ष के लिए, 90 डिग्री। तो हम कहीं पे भी अगर देखें, जैसे हमने कहा पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इस बेस लाइन पे कहीं पे भी देखें, मान लो ये देख ले तो अब इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये उतने डिग्री का अक्षांश कहेगा। लेकिन ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में ना समझाएं। ठीक है, तो एक एक करके समझते रहिएगा। पहले आपको ये जानना होगा कि दूरी और कोणीय दूरी में क्या फर्क है। देखिए, मान लीजिए ये दो लाइन है, यहाँ पे लाइन L है, ये लाइन M है, ये पॉइंट है L1 M1। अगर L1 और M1 के बीच की दूरी हमने कह दिया 1 मीटर है तो इन्हीं दोनों लाइन पर L2 और M2 के बीच की दूरी क्या 1 ही मीटर होगी? ज्यादा होगी या बड़ी होगी? बड़ी होगी। दो लाइन के बीच का कोण समान हो सकता है पर उनके बीच की दूरियां अनंत तक बढ़ती जाएंगी। अगर यही लाइन और आगे बढ़ा दे, यानी यहाँ पर अगर इसको कहें एक मीटर है तो ये जायज बात है 1 + x मीटर कह सकते हैं। यहाँ x का मतलब कोई अंक है जो ज्यादा। अगर इसी लाइन पे हम और देखें तो इस पॉइंट पर देखें तो ये L3 M3 को देखें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो दूरी होगी इस पॉइंट की दूरी से ज्यादा होगी, क्योंकि अभी आप पढ़ लीजिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये दूरी बढ़ती जाएगी। इसका ये मतलब है कि दो लाइन के बीच की दूरी यानी किसी कोण पर दो लाइन के बीच की दूरी अनंत तक निरंतर बढ़ती जाएगी। ये दूरी होती है, यानी दो लाइन के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इसको हम डिस्टेंस कहेंगे, दूरी कहेंगे। लेकिन यहीं पर इसी लाइन को ध्यान से देखिएगा, ये रही लाइन L, ये है लाइन M। अगर इन दोनों के बीच के कोण को हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो चलिए जरा एक चीज बताना, यहाँ पर L1 M1 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का, क्योंकि समान डिग्री का ही कोण होगा टोटल। अच्छा, इस पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पर भी 30 ही डिग्री होगा। अच्छा, इस पॉइंट पर कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो ये जो डिग्रियां आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है कोणीय दूरी। क्या कहते हैं? कोणीय दूरी, यानी एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस अर्थात कोणीय दूरी। अगर कोणीय दूरी समझ में आया है तो अक्षांश देशांतर समझ में आया। कोणीय दूरी नहीं समझे तो अक्षांश देशांतर रटना पड़ेगा। दूरी और कोणीय दूरी में अंतर समझ में आया? चलिए ध्यान समझिएगा। अगर हम इस पर सर्किल बनाएं तो भी इसके बीच का कोण कितना होगा? 30 डिग्री। ये वाला सर्किल बड़ा होगा क्योंकि यहाँ के बीच की दूरी ज्यादा है, पर कोणीय दूरी तो यही वाली मानी जाएगी।
अब ध्यान समझिएगा, अगर ये सेंटर पर 30 डिग्री का कोण है तो ये बाहर जो होगा, अब इस पॉइंट को रखते रहे एक्स और वाई, जब इसके इन दोनों लाइन के बीच की डिग्री 30 डिग्री है तो बताइए यहाँ बाहर सतह पर कितने डिग्री का कोण होगा? 30 डिग्री। दूरी कितनी है तो नहीं पता, लेकिन कोणीय दूरी कितनी है ये पता है। इसी कोणीय दूरी को जब हम ग्लोब पर मापते हैं तो अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। जब इसी दूरी को हम ग्लोब पर मापते हैं तो क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब अक्षांश पर भी यानी ग्लोब पर भी हमको अक्षांश मापने के लिए एक बेस चाहिए ताकि उससे पता कर पाए। जैसे देखिए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कहा 30 डिग्री, चलिए एक लाइन और, यहाँ टोटल की दूरी 60 डिग्री। चलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं x कितने डिग्री की कोणीय दूरी पर स्थित है? बताइए आंसर। 60 तो 30 कहते हैं, हमने तो कहा ही नहीं कि z से। एग्जैक्ट बताने के लिए आपको हमें बेस बताना जरूरी है कि किस बेस से। अगर हम आपसे कहें कि y से x कितनी कोणीय दूरी पर स्थित तो 30 डिग्री कहेंगे, z से कितना है तो आप 60 डिग्री कहेंगे। अर्थात किसी भी दूरी को मापने के लिए बेस जरूरी है, शुरुआत जरूरी है, तभी अंत पर आप उसको माप सकते हैं। एक जगह खड़े होकर हम कितने दूरी पे कैसे बता दें? किससे कितनी दूरी पे ये पूछिए। इससे 2 मीटर की दूरी पे है, उनसे 5-10 मीटर की दूरी पे है, ऑफिस से 10 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे लला चुप्पी से हम 100-200 मीटर की दूरी पे। तो बेस तो बताए हम तो कहीं न कहीं है तो ठीक है। तो वैसे ये x पॉइंट है तो, पर किससे कितनी दूरी पर, उसके लिए हमको बेस बताने की जरूरत है। यानी अक्षांश पढ़ने के लिए हम लोगों को एक बेस लाइन मापना जरूरी है। आइए अब अक्षांश को पढ़ने के लिए हम लोग ग्लोब पर जो मापी गई रेखाएं हैं उनको थोड़ा ध्यान समझिएगा। कुछ रेखाएं क्षैतिज मापी गई, कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर मापी गई। बस जानते हैं मापी गई, अभी हटा दीजिए कैसे मापी गई, क्यों मापी गई, क्यों उसको सीख रहे हैं। बस आधार समझिए। नींबू को हम लोग अलग तरीके से काटते हैं और सेब को अलग तरीके से काटते हैं, दोनों की कटाई अलग अलग है। नींबू को हम क्षैतिज काटते हैं, सेब को हम लोग ऊर्ध्वाधर काटते हैं। तो नींबू की जो कटाई होती है वो भी नींबू को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, और सेब की जो कटाई होती है सेब को भी काट के हम ठीक 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। स्पष्ट हो गया? एक ऐसी लाइन जो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर क्षैतिज भागों में बांटते हैं, ना ऊपर वाला भाग बड़ा हो ना नीचे वाला बड़ा हो, दोनों बराबर हो, कोई ना छोटा हो ना कोई बड़ा हो। ऐसा करने के लिए नींबू को हमें एकदम बीचों बीच से काटना पड़ेगा। अगर बीचों बीच से नहीं काटेंगे तो एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा हो जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें एक बेस लाइन मापना जरूरी होगा। और वो बेस लाइन जो होती है तो ध्यान समझिएगा। अभी मैं इस पे जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है उस आधार पर बताऊंगा, और सिखाते समय पृथ्वी को सीधा करके समझाऊंगा। ठीक है? ये है हमारा 2 पोल, एक कहलाएगा नॉर्थ पोल और एक कहलाएगा साउथ पोल। यानी वो लाइन जहां से नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल की दूरी समान हो, ऐसा करने के लिए हमें बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा मापनी पड़ेगी। अब मान लो इस रेखा का कोई भी पॉइंट हम ले लें तो यहाँ से जो दूरी इधर होगी वही सेम दूरी नॉर्थ पोल की भी होनी चाहिए। ये पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ से जो दूरी नॉर्थ पोल की है वही सेम दूरी साउथ पोल की होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई काल्पनिक रेखा आप मान सकते हैं, वो काल्पनिक रेखा ठीक पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरेगी, और ऐसी रेखा को पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने के कारण हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा के बारे में समझिए। भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर क्षैतिज मापी गई है तथा पृथ्वी को 2 समान क्षैतिज भागों में बांट देती है। परिभाषा है और स्पष्ट आपको समझ में आ रहा क्या है? अभी पढ़ लीजिए उसको, परिभाषा फिर से सुनिए, यानी उसका मतलब फिर से समझिए। भूमध्य रेखा किसको कहेंगे? वह काल्पनिक रेखा। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि कहीं मापी नहीं गई। हम ग्लोब पे कल्पना करते हैं, सब पृथ्वी पर है नहीं कहीं। तो ऐसा कभी ना हो कि जज फांसी की सजा सुनाए और अंतिम इच्छा पूछे कहीं हम चाहते हैं बार इक्वेटर घूम लें, है नहीं कहीं, वो काल्पनिक है। और उसको एक छोटे से एकदम स्फेरिकल रूप में कोई गोला जो होता है जो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता हो उस पर मापा गया, जिसको ग्लोब कहते हैं। तो परिभाषा देखिए, इक्वेटर क्या है, भूमध्य रेखा क्या है?
पृथ्वी के मध्य से मापी गई वह काल्पनिक रेखा